Welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So guys आज मैं आप लोगों के लिए राइटिंग टास्क 2 की वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम राइटिंग रीडिंग मॉड्यूल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को राइटिंग टास्क 2 का आउटवे टॉपिक करवाऊँगी. ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं. अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहता है तो वो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है. सिंगल मॉड्यूल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं. जो मॉड्यूल आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2. राइटिंग टास्क 2 सबसे डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है. डोंट वरी, जब आपको एक राइट स्ट्रैटेजी पता होगी तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो. बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें पैराफ्रेज करना नहीं आता, वो क्या आपकी प्रॉब्लम है. मैम एक्सप्लेनेशन तो हमसे होती नहीं है, मैम आइडिया जनरेशन हमें करना नहीं आता. सो डोंट वरी, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, स्टार्टिंग में तो सभी को प्रॉब्लम आती है. अगर आप राइट टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सारी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है ना उसको आप लोगों ने 3 to 4 टाइम्स रीड करना होता है, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है. अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, अगर हम क्वेश्चन को ही रॉन्ग वे से अंडरस्टैंड करेंगे सो ऑब्वियसली हमारा जो टास्क रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो बैंड स्कोर है वो डिडक्ट होंगे. मेक श्योर करो कि जो भी आप यूज़ करोगे ना उसको प्रिसाइज वे से यूज़ करना आप लोगों ने. ठीक है, और हमेशा एक टीचर को फॉलो करो क्योंकि हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना लिखने का वे होता है, टिप्स होती है. तो जितने लोगों को आप लोग फॉलो करोगे उतनी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी. ठीक है, मेरे को कर लो, किसी और को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर लार्ज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज़ के लिए और इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा मूव टू रीजनल एरिया आउटसाइड अर्बन सेंटर. मतलब कि वो सिटी से बाहर चली जाएं, रूरल एरिया में जाके सेटल हो जाएं. कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं वो रूरल एरिया में चली जाएं. ठीक है, ये उनके लिए बेस्ट होगा. डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एडवांटेजेस आउटवे करनी है डिसएडवांटेजेस की. देखो, आउटवे का मतलब होता है ज़्यादा. ठीक है, आउटवे का मतलब होता है ज़्यादा. उन्होंने क्या किया, एडवांटेजेस आउटवे करो, एडवांटेजेस को ज़्यादा करो. किसके कंपैरिजन, डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन. आप लोगों ने क्या करना है, एडवांटेजेस को ज़्यादा लिखना है, डिसएडवांटेजेस को आपने कम लिखना है. जो आप बोलते हो ना 70-30, वो ये वाला होता है 70-30. इसमें आपने क्या करना है, उन्होंने बोला एडवांटेजेस ज़्यादा करो. इट मीन्स कि एडवांटेजेस हमारी होंगी 70%, डिसएडवांटेजेस उन्होंने बोला कम करो तो वो होगी 30%. ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि इंडस्ट्रीज़ के लिए और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अर्बन एरियाज से निकलकर रूरल एरिया में शिफ्ट हो जाएं. ठीक है, आपने इसकी एडवांटेजेस बतानी है कि रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप लोगों को वो बतानी पड़ेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो. स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगी, इंट्रो. इंट्रो में क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा रीफ्रेज और दूसरी आती है हमारी थीसिस. इन दोनों को मिलकर हमारी एक बनती है प्रॉपर इंट्रो. ठीक है, क्लियर हुआ. सबसे पहले आएगी इंट्रो जिसमें आता है रीफ्रेज और थीसिस. उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला कि एडवांटेजेस आपने ज़्यादा करनी है. तो देखो, जो BP1 होगा वो किसका बनेगा, डिसएडवांटेजेस का बनेगा, क्योंकि BP1 हमेशा 30% का होता है.
ठीक है। BP1 हमेशा 30% का होता है, ये मैंने आपको एक्सटेंट वाले टॉपिक में भी बताया था, ठीक है, कि जो BP1 होगा वो 30% का होता है और BP1 में कभी भी एग्जाम्पल नहीं आती है जब हम 70-30 को लिखते हैं। इतना तो क्लियर है ना। तो BP1 में आपने क्या लिखना है, 30% आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे उन्होंने बोला डिसएडवांटेजेस कम करो, तो BP1 में आएगी हमारी डिसएडवांटेज। तो देखो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा टास्क स्टेटमेंट, देन एक्सप्लेन, देन रिजल्ट। मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसमें एग्जाम्पल नहीं आती है क्योंकि हमने 30% लिखना होता है इसको। अगर हम एग्जाम्पल को ऐड करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा, वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स द मेन रीज़न इसमें एग्जाम्पल नहीं आती है क्योंकि ये 30% होता है। और BP1 में उन्होंने हमें बोला कि आपने डिसएडवांटेजेस को देना है क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि एडवांटेजेस आउटवे करो, एडवांटेजेस ज़्यादा करो। सो BP1 हमेशा 30 का होता है तो इसमें आएंगी डिसएडवांटेज। जो हमारा BP2 और BP3 होगा इसमें आएंगी हमारी एडवांटेजेस, ठीक है। इन दोनों में एडवांटेजेस आएंगी, BP1 में डिसएडवांटेजेस हैं वो आएगी। क्लियर हुआ। और जो BP2 है उसमें क्या आएगा, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। इसमें सभी चीज़ें आएंगी लेकिन इसमें हम एडवांटेजेस को बताएंगे क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि एडवांटेजेस आउटवे करो आप। क्लियर है ना। और जो BP3 होगा उसमें भी ये चारे चीज़ें आएंगी, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। ओके, क्लियर हुआ। अब कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न कैसे लिखना है आप लोगों ने। कंक्लूज़न में सबसे पहले BP1 ऑल्दो लिख लेना है सबसे पहले, उसके बाद आप BP1 की बात करोगे, देन येट लिखकर BP2 प्लस BP3 की बात करोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर को नोटबुक पर लिख लेना, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया तो बैंड्स को डिडक्ट होंगे आप लोगों की। सो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है ना उसको लिख लो अच्छे वे से। तो ऑल्दो के बाद BP1 आएगा, येट के बाद BP2 और BP3 करके बताऊंगी। सैम्पल आंसर जब आपको शो करूंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी कि हमने एक्चुअल में करना कैसे है, ठीक है। आइडिया जनरेशन की प्रॉब्लम है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी बच्चों को आती है, लेकिन डोंट वरी 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं आइडिया जनरेशन से रिगार्डिंग, तो और भी अपलोड करूँगी, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका हम सैम्पल आंसर आउटवे वाले का। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है आउटवे का टॉपिक बहुत ज़्यादा। सो देखो इसको कैसे करना है हम लोगों ने। इट इज़ कंसीडर्ड बाय फ्यू इंडिजीनियस दैट, वहाँ पे था कि सम पीपल थिंक दैट, सो मैंने उसको लिखा इट इज़ कंसीडर्ड बाय फ्यू इंडिजीनियस दैट, ये बात मानी जाती है कुछ इंडिजीनियस के द्वारा, इंडिजीनियस होते हैं लोग, दैट इट विल बी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर इनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फैक्ट्रीज टू शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड एरियाज इंस्टेड ऑफ रिजाइडिंग इन मेट्रोपोलिस। तो मैंने क्या बोला कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल मतलब फ्रूटफुल होगा इनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन होती है बिजनेस, इनॉर्मस होता है लार्ज। बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, फैक्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा कि वो शिफ्ट हो जाए बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिजाइडिंग इन मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस में ना रहें, वो बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाएं। ये होती है हमारी रीफ्रेज। आप लोगों ने दिमाग में कौन सी बात रखनी है, देखो रीफ्रेज में जो मैंने वो कैब यूज़ किया है उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था और जो इसका मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, मीनिंग में कोई भी चेंज मैंने नहीं किया है, ठीक है। सो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि जब आप उसको रीफ्रेज करोगे ना तो क्वेश्चन का मीनिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी गिवन था कि उनको वहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो उनके लिए बेटर होगा, और यहाँ पे भी मैंने यही लिखा कि उनके लिए बेटर होगा उन प्लेस पर शिफ्ट होना। तो थीसिस को नोट कर लो एक बार। This essay will articulate the merits eclipsed its ramification। ये जो essay है वो articulate मतलब explain करेगा merits
एक्लिप्स इट्स रैमिफिकेशंस, मेरिट्स ज़्यादा होंगे, एक्लिप्स का मतलब है आउटवे, ठीक है, ज़्यादा होंगे रैमिफिकेशंस के कंपैरिजन। रैमिफिकेशंस होती हैं डिसएडवांटेजेस, मींस मेरिट्स ज़्यादा होंगे, रैमिफिकेशंस कम होंगी। उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी यही बोला था कि एडवांटेजेस को ज़्यादा करो और जो डिसएडवांटेजेस है उसको कम करो। तो थीसिस में मैंने वही बताया कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन, रैमिफिकेशंस होती हैं डिसएडवांटेजेस। ओके, सो अब हम BP1 में किसकी बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि आप लोगों ने एडवांटेजेस को आउटवे करना है और BP1 हमेशा 30 का बनता है। सो दैट्स द मेन रीज़न इसमें हम लोग डिसएडवांटेजेस को लिखेंगे जिसको हमने 30% बनाना है, ठीक है। सो देखो इसको मैंने कैसे लिखा है। सो BP1 में देखो मैंने क्या बोला है, उन्होंने कमेंसिंग विद द व्यूज़ ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन के व्यूज़ को स्टार्ट करते हुए, लिमिटेशन क्या होती हैं, disadvantages, that how moving to woodland areas will create tremendous obstacle, कि कैसे वुडलैंड एरियाज मतलब रीजनल एरिया में शिफ्ट होने से कैसे उनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम डिसएडवांटेजेस ही बताएंगे ना कि रूरल एरिया की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो वो देखो द पैरामाउंट वन जो मेन एडवांटेजेस हैं वो क्या है, मोस्ट ऑफ द मासेज इन कंट्री साइड रीजन्स, जो बहुत सारे लोग होते हैं, मासेज होती हैं लोग, कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़ में, आर डिप्राइव्ड फ्रॉम लेटेस्ट एनिमेशन, उनको ज़्यादा एनिमेशन के बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। जो वहाँ पे लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा, मैंने बोला, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एनिमेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। जो बैकवर्ड एरिया में लोग होते हैं ना उनको नहीं पता होता टेक्नोलॉजी के बारे में, विच इज़ इम्पेरेटिव फॉर कंपनी डेवलपमेंट। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ नॉलेज वेंचर विल सफ़र अ लॉट। अगर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना तो नॉलेज की कमी होने की वजह से, डर्थ ऑफ होता है लैक ऑफ, ठीक है, नॉलेज की कमी होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल नहीं दी, सीधा मैंने बता दिया रिज़ल्ट। इट प्रूव्स दैट इट विल पुट ग्रेव रिपरकशन और कंपनीज मार्जिन, कि इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर पड़ेगा अगर वो वुडलैंड एरिया में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो मशीनरी का कैसे यूज़ करेंगे, मशीनरी तो बहुत ज़रूरी होती है फैक्ट्रीज़ में भी और कंपनीज़ में भी। सो दैट्स द मेन रीज़न कि उनका मार्जिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट है, वो पड़ेंगे। ओके, अब BP2 में हमने क्या बताना है, एडवांटेजेस। BP2 में भी एडवांटेजेस बताएंगे और BP3 में भी एडवांटेजेस बताएंगे। आप लोग जस्ट ये नोट करो कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे मैंने कनेक्टर्स का यूज़ किया है, ठीक है, और कौन कौन सी मैंने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी बट डोंट वरी, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक टीचर को फॉलो करोगे ना तो मेक श्योर हो जाओ कि आपके बैंड स्कोर पक्के आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है मूविंग टुवर्ड्स एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस की तरफ मूव करते हुए देर आर मल्टीफेरियस प्रोज ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मल्टीफेरियस प्रोज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, प्रोज होते हैं बेनिफिट्स, मल्टीफेरियस मतलब मैनी। द प्रिडोमिनेंट वन, पहली एडवांटेजेस क्या है इसकी, वो ये है, इफ़ नोवल फैक्ट्रीज, नोवल होती हैं न्यू, अगर न्यू फैक्ट्रीज वहाँ पे ओपन हो जाती हैं, ड्यू टू दिस इट विल असिस्ट वेदर एंटरप्राइज, ये हेल्पफुल होंगी किसके लिए, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल होंगी, और रेजिडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एरिया, जो एग्रीकल्चर एरिया के लोग हैं ना उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिशियल होंगी। कैसे होंगी वो मैं आप बताऊंगी, बाय प्रोवाइडिंग जॉब बट एट मिनिमम रेट। अब देखो मैंने इसमें बोला कि अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज बिजनेस वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो देखो, जो वहाँ के लोग हैं उनको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ठीक है,
और जो कंपनीज़ वाले हैं उनको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ऑटोमेशन के बारे में, सो उनको कम पे करना पड़ेगा। लेकिन जो सिटीज़ में लोग होते हैं वो तो हाई सैलरी की डिमांड करते हैं, लेकिन जो लोकल वाले होते हैं, रूरल एरिया के होते हैं, वो ईज़िली रख लेते हैं, मिनिमम वेज रेट में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। सो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया, वो फ्री थे, उनको जॉब मिल गई और उनको कम पे करना पड़ रहा है, सो दोनों के लिए फ्रूटफुल हो गई ये चीज़, ठीक है। फिर आगे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कनेक्टर यूज़ कर दिया, ठीक है। इट वॉज़ ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर, ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, विच रिवील दैट, जिसने ये बात रिवील की है कि 10 में से जो 9 बिजनेस थे ना वो शिफ्ट हो चुके थे रीजनल एरियाज़ में, और वो शिफ्ट उनके लिए एक वरदान की तरह काम की थी, विच वर्क एज ए बोन फॉर दम, वो शिफ्ट उनके लिए एक वरदान के रूप में काम की थी, ठीक है। जब वो शिफ्ट हो गए थे रीजनल एरिया में तो उनको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले इनडायरेक्ट वे से, मैंने ये बात बोली है, ठीक है। देयरफॉर इट विल नाइदर पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन फर्म्स नॉर वर्कर, सो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि अगर वहाँ भी कंपनीज बिज़नेस ओपन हो जाते हैं तो इसका कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फर्म्स मतलब बिज़नेस के ऊपर, और ना ही वहाँ के लोगों के ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट है इसका नहीं पड़ेगा। उनको तो वहाँ पे जॉब मिल रही है और उसको वहाँ पे कम पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सो बहुत ईजी मैंने आइडिया यूज़ किए हैं, लाइफ से रिलेटेड है। आगे हम BP3 को स्टार्ट करते हैं। सो BP3 के लिए मैंने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़। अब मैं अपने व्यू को फर्दर स्ट्रेंथ करने लगी हूँ इसमें भी, क्योंकि मैं एडवांटेजेस बताऊँगी, सो दैट्स वाई ये कनेक्टर आया, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़ व्हेन लार्ज, जब बहुत बड़ी कॉरपोरेशंस मतलब कंपनीज होती हैं, विल स्टार्ट रिजाइडिंग इन फार्मलैंड, देन इट विल ईदर प्लंज द लेवल ऑफ रियल कंटामिनेशन और कंजेशन। सो मैंने क्या बोला कि अगर वो बिज़नेस वहाँ पे, फैक्ट्रीज़ वहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है, रीजनल एरिया में, फार्मलैंड एरिया में, तो सिटीज़ में जो फ्रील कंटेमिनेशन है मतलब जो पॉल्यूशन है और जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सिटी से वो चली गई रूरल एरियाज़ में तो वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन और ट्रैफिक वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बेनिफिट हो गया। इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि कैसे होगा। In country suburbs, the atmosphere will ameliorate along with accessibility of raw material is much easier than city center which saves money। अब देखो कि जो रॉ मटेरियल होता है वो मोस्टली रूरल एरियाज़ में ही मिलता है। सो मैंने बोला कि अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो उनको ईज़िली एक्सेसिबल मतलब ईज़िली मिल जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। रूरल एरियाज़ में उनको ईज़िली रॉ मटेरियल मिल जाता है, और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो भी अमीलोरेट मतलब इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है ना, इम्प्रूव हो जाता है, रॉ मटेरियल अच्छे से उनको मिल जाता है, ये मैंने इसमें बता दिया। तो आगे फिर एग्जांपल के लिए, फॉर इंस्टांस अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय वियतनाम में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, फाउंड दैट 33.33% पॉल्यूशन वाज प्लम्प्टेड ऑइंग टू ट्रांसफरिंग वेंचर्स। सो मैंने क्या बोला कि 33.33% पॉल्यूशन वहाँ पे कम हो गया, प्लम्प्ट होता है डिक्रीज़ हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो वेंचर्स हैं ना वो ट्रांसफ़र हो गए थे, बिजनेस है ना वो ट्रांसफ़र हो गए थे कहाँ पे, रीजनल एरियाज़ में वो ट्रांसफ़र हो चुके थे। सो दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो गया, पॉल्यूशन है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। आगे रिजल्ट के लिए, हैंस इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट री एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए प्रेज़वर्दी स्टेप। री एस्टैब्लिश मतलब दोबारा से वहाँ पे लेकर जाना, ठीक है, रूरल एरियाज़ में अपने बिज़नेस को, अपनी फैक्ट्रीज़ को, वो एक प्रेज़वर्दी स्टेप है, मतलब बहुत अच्छा स्टेप है, गुड स्टेप है, ठीक है। कंक्लूज़न के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि BP1 लिखना है ऑल द लिख के, और येट के बाद आपने BP2 और BP3 के जो आपने रीज़न दिए हैं वो लिखने हैं। सो देखो मैंने इसमें कैसे बोला है इसको, जो कंक्लूडेड का मैंने कनेक्टर यूज़ कर दिया, ऑल दो एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज विल एक्सेलरेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। मैंने बोला चाहे इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करने से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के चांसेस हो जाते हैं, मतलब
कंपनीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू मनी। हम पहले में यही बता के आए थे ना कि उनके मार्जिन के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, उनको पैसे से रिलेटेड कमी आएगी। येट के बाद मैं BP2 और BP3 के रीज़न दूंगी। येट आई बिलीव दैट, मुझे लगता है इट्स बेनिफिट सरपास इट पिटफॉल्स, कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे शिफ्ट होने के जो बेनिफिट्स हैं ना वो ज़्यादा हैं, आउट वे। सरपास का मतलब होता है ज़्यादा हैं, आउट वे हैं किससे, पिटफॉल से। पिटफॉल्स क्या होते हैं, रैमिफिकेशंस, डिसएडवांटेजेस से, ठीक है। बेनिफिट्स उनके ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। बिकॉज इट, क्योंकि इट जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है। इवन रिमूव अर्बन एरियाज़ कंजेशन, और जो अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक होता है ना वो भी कम हो जाता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात मैं BP2 में करके आई थी, और कंजेशन फ्रेल कंटेमिनेशन की बात BP3 में करके आई थी, ठीक है। क्लियर हुआ कि कैसे करना है। बहुत अच्छे से मैंने टीच करने की कोशिश किया आप लोगों को, सो दैट कि समझ में आ जाए, ठीक है। देखो किया क्या है मैंने, सबसे पहले जो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वही फॉलो किया। बस आइडियाज़ को प्रेजेंट करना वो आना चाहिए आप लोगों को। आइडियाज़ तो आपकी भी बेटर होती हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या आती है, सम टाइम उनको टॉपिक समझ में नहीं आता। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो उनको आइडिया एलेबोरेट करना नहीं आता। सो दैट्स द मेन रीज़न। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई किया करो, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा जो सैम्पल आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अब तक वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, ये ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मॉड्यूल के रिगार्डिंग चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपको प्रिपेयर करके दूंगी।